दोस्तों, एक दशक पहले टू व्हीलर सेगमेंट में घुसना महिंद्रा की गलती थी। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि 2019 में खुद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने दिया था। और इसे वेरीफाई करने के लिए आपको कोई आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप महिंद्रा के एम्प्लॉय नहीं रहे हैं तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप महिंद्रा की 2 बाइक्स के नाम भी नहीं बता सकते। बहुत से लोगों को तो आज पहली बार पता चल रहा होगा कि महिंद्रा टू व्हीलर सेगमेंट में भी हुआ करती थी। आइए आज महिंद्रा के इन फेलियर्स पर बात करते हैं और कैसे महिंद्रा ने इन फेलियर्स को वापस सक्सेस में बदला, वो कहानी भी जानते हैं। देखिए, महिंद्रा की जर्नी को अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो उन्होंने 2008 में अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने कई स्कूटर्स और बाइक्स को लॉन्च किया, लेकिन कोई भी इंडियन कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और हालात ये हो गए थे कि मार्केट में एंटर करने के 10 साल बाद यानी 2018 में महिंद्रा ने सिर्फ 4004 टू व्हीलर्स ही बेचे थे, जबकि ऐसे में बाकी कंपनी साल में लाखों बाइक्स बेच रही थी। और तभी 2020 में महिंद्रा ने अपने टू व्हीलर बिजनेस को एक तरह से बंद कर दिया था। मजेदार बात तो ये है कि महिंद्रा आज भी इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में एग्जिस्ट करती है और उन्होंने जावा, ईएसडी और बीएसए जैसे लेजेंडरी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल ब्रांड्स को खरीदकर एक बार फिर से रिव्यू किया और आज वो फिर से प्रॉफिटेबल है। अब आते हैं इस पर कि महिंद्रा ने ये कैसे किया। देखिए, जब 2008 में महिंद्रा ने टू व्हीलर सेगमेंट में एंट्री की थी तब उन्हें इस सेगमेंट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो तो कार्स बनाया करते थे। ऐसे में उन्होंने SYM नाम का एक ब्रांड के साथ टाई अप कर लिया और अपने खुद के टू व्हीलर्स डेवलप करने शुरू कर दिए। इस समय उन्होंने एक इटालियन इंजीनियरिंग फर्म मालागुटी की भी मदद ली थी और आखिर में 2008 में उन्होंने फ्लाइट नाम का एक 4 स्ट्रोक ऑटोमेटिक स्कूटर लॉन्च कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने स्टैलियो के नाम से भी एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी। 2012 में उन्होंने रेडियो नाम का एक स्कूटर लॉन्च किया और फिर ट्रेंड को आगे जारी रखते हुए ड्यूरो और काइन को भी लॉन्च कर दिया था। लेकिन महिंद्रा के साथ परेशानी ये थी कि इनमें से कोई भी अच्छी सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहा था और जैसे ही वो नया कुछ लॉन्च करते थे उन्हें अपने पुराने मॉडल्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ता था। वही बजाज जैसी सक्सेसफुल कंपनीज को आपने देखा ही होगा कि वो अपनी पल्सर, प्लैटिना और डिस्कवर जैसी मोटरसाइकिल्स के नए वेरिएंट्स निकालते रहते थे, लेकिन उनका नाम चेंज नहीं कर देते क्योंकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश हो चुकी है। महिंद्रा को हम देखें तो 2010 में उन्होंने अपनी स्टैलियो बाइक लॉन्च की थी और 2012 में उसे बंद भी कर दिया। फिर उन्होंने 2013 में पेंटीरो लॉन्च की थी, लेकिन 2015 में उन्होंने उसे भी बंद कर दिया और फिर 2020 तक उन्होंने अपनी सेंट्यूरो नाम की मोटरसाइकिल से भी मार्केट में पहचान बनाए रखी। स्कूटर्स की भी बात करें तो उन्होंने अपने सारे स्कूटर्स को बंद करके आखिर में महिंद्रा गस्तो को लॉन्च किया था और प्रीमियम सेगमेंट में भी उनकी एक ही बाइक थी जिसे महिंद्रा मोजो कहते थे और ये उन्होंने मालागुटी के डिजाइन पर बेस की थी, जिसका इंजन एक चाइनीज कंपनी ने डिजाइन किया था। पर आखिर महिंद्रा को क्यों इंडियन मार्केट ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया? अगर आप इसके टेक्निकल रीजंस ढूंढना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये बाइक्स ज्यादा रिलायबल नहीं थी, जिस वजह से ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन अगर उन्हें बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखें तो इसके कई और कारण भी थे। सबसे पहले तो जैसा आनंद महिंद्रा ने कहा कि उनका इस मार्केट में घुसना ही एक बड़ी गलती थी, क्योंकि महिंद्रा कम्यूटर सेगमेंट के लिए बाइक्स बना रही थी, यानी उन लोगों के लिए जो इन बाइक्स और स्कूटर्स का इस्तेमाल रोज काम पर जाने के लिए, घर का काम करने के लिए करने वाले थे। लेकिन 2008 तक इंडिया में इस सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत सारी वैरायटी पहले से ही ऑफर कर रखी थी। फिर वो बजाज हो, टीवीएस हो या फिर जापानीज ब्रांड्स, उन्होंने इस मार्केट में बहुत पहले से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि भारत उस समय भी और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट था। और ऐसे में महिंद्रा के लिए यहाँ पर कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि महिंद्रा के पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नया नहीं था। यही वजह है कि महिंद्रा ने अब जब टू व्हीलर में दोबारा से एंट्री की है तो अब वो कम्यूटर सेगमेंट को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। अब वो उन लोगों को टू व्हीलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें राइडिंग से प्यार है और उन्हें अच्छी बाइक्स का शौक है। यही वजह है कि उन्होंने 2016 में क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 60% के स्टेक सिर्फ 6 करोड़ रुपए में खरीद लिए। ये कंपनी अनुपम थरेजा ने शुरू की थी, जो इससे पहले रॉयल एनफील्ड के रिवाइवल में सिद्धार्थ लाल के साथ काम कर चुके थे। अनुपम को जावा, ईएसडी और बीएसए जैसे क्लासिक मोटरसाइकिल ब्रांड्स को दोबारा इंडियन मार्केट्स में री इंट्रोड्यूस करना था और यह आइडिया आनंद महिंद्रा को काफी पसंद आया। मुमकिन है दोस्तों कि अगर आपको बाइक्स का शौक नहीं है तो आपने इन क्लासिक ब्रांड्स के नाम शायद पहले ना सुना हो। मिसाल के तौर पर जावा एक चेक ब्रांड है जो 1929 में शुरू हुआ था और ये 1960 के दशक में भारत में आइडियल जावा के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इसका नाम 1973 में ईएसडी कर दिया गया और उस समय के मोटरसाइकिल लवर्स के बीच में ये ब्रांड काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन 1996 में जब लिबरलाइजेशन के बाद भारत में भी जापानीज कंपनीज ने आकर मार्केट को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था तो इसे बंद कर दिया गया और 2018 में अब
अब महिंद्रा ने इसे रिवाइव किया है। महिंद्रा ने इंडिया के अलावा बाकी एशियन कंट्रीज में भी इस बाइक को बेचने के राइट्स खरीद लिए और इसके इंजन की R&D पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने महिंद्रा मोजो का ही इंजन इसमें रीयूज किया है। इसके कारण उनकी काफी कॉस्ट बच गई और क्योंकि ये इंजन काफी स्केलेबल भी था, इसलिए जब चाहे इसके साइज और पावर को भी बढ़ाया जा सकता है। जावा की ही क्लासिक लुक पर बेस्ड डिजाइन के साथ फिर पिराक नाम से एक बाइक को लॉन्च किया गया और इसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ESD के लिए महिंद्रा ने 3 अलग अलग वेरिएंट्स को लॉन्च किया, जो कि थे स्क्रैम्बलर, एडवेंचर और एक टूरिंग बाइक, और इनमें भी सेम इंजन का ही इस्तेमाल हुआ है। अब जावा और ESD वाली बाइक्स तो महिंद्रा सिर्फ भारत और कुछ बाकी एशियन देशों में ही बेच सकता है, लेकिन BSA एक ब्रिटिश ब्रांड था और महिंद्रा ने इसके फुल राइट्स खरीद लिए थे, जिस वजह से महिंद्रा का प्लान इन्हें US और UK में बेचने का भी है। ये ब्रांड एक समय में दुनिया भर में काफी पॉपुलर हुआ करता था। महिंद्रा ने इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इसके लिए 600 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन डेवलप किया और इसके लुक्स को भी क्लासिक डिजाइन्स पर बेस्ड रखा। जब इस बाइक को रीइंट्रोड्यूस किया गया था तब दुनिया भर के कई बाइक इसकी बात करने लगे थे, क्योंकि जिन्होंने अपने समय में इन बाइक्स को चलाया है, जो भी इन मोटरसाइकिल्स की हिस्ट्री से वाकिफ हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब वो दोबारा से इन बाइक्स को राइड कर सकते हैं। अब अगर आप महिंद्रा की सक्सेस को देखेंगे, पर चाहे वो किसी भी सेगमेंट में रही हो, तो उसका कारण यही है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि सबको नहीं चाहिए होते, बल्कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं और फिर इस लिमिटेड मार्केट में ही वो बेस्ट बनते हैं। इस समय महिंद्रा की अगर आप कार्स को देखें तो उनके पास एक भी ऐसी कार नहीं है जो स्विफ्ट डिजायर से कॉम्पीट करे, क्योंकि महिंद्रा सिर्फ SUVs ही बेचता है और इस सेगमेंट में उनसे अच्छी SUVs कोई नहीं बनाता। इंटरनेशनल मार्केट में भी फिर चाहे वो US हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, महिंद्रा ने सिर्फ अपनी SUVs को ही लॉन्च किया है, लेकिन इस प्रोडक्ट पर फोकस करके वो उसे उतना बेहतर बना देते हैं कि उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। जब महिंद्रा टू व्हीलर्स के बिजनेस में घुसा था तब उन्होंने यही गलती की थी कि वो अपनी इस स्ट्रैटेजी को भूल गए और स्कूटर्स भी बनाने लगे, छोटी मोटरसाइकिल्स भी बनाने लगे और फिर प्रीमियम सेगमेंट में भी उन्होंने अपनी महिंद्रा मोजो लॉन्च कर दी। आज महिंद्रा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और वो अब सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं। जहां 2018 में उनकी सेल्स गिरकर सिर्फ 4004 मोटरसाइकिल्स तक आ गई थी, वहीं अब जावा मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करके उनकी एनुअल सेल्स 50,000 मोटरसाइकिल्स तक पहुंच गई है। और अभी तो उन्होंने ESD और PSA को सेल करना शुरू नहीं किया है। अब महिंद्रा फिर से अपने आप को मार्केट में रिपोजिशन कर रहा है और एक प्रीमियम सेगमेंट ब्रांड की तरह खुद को स्टैब्लिश कर रहा है। आने वाले समय में आपको महिंद्रा रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, KTM और दूसरी बाइक से ही कॉम्पीट करता हुआ नजर आ जाएगा, ना कि स्प्लेंडर और प्लैटिना जैसी बाइक से। इससे महिंद्रा को इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री मिलेगी, जहां पर लोगों की परचेजिंग पावर भी ज्यादा है और डेवलप कंट्रीज में लोग मोटरसाइकिल को ट्रैवल करने के लिए नहीं, शौक के लिए चलाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस नई स्ट्रैटेजी से महिंद्रा खुद को एक ग्लोबल प्लेयर की तरह स्टैब्लिश कर पाएगा? और क्या अभी तक आपने महिंद्रा की कोई बाइक चलाई है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।